हाय फ्रेंड, आज हम राजनीतिक शास्त्र के 11th के चैप्टर 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय लीजिए। एक और किताब याद कीजिए, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमसे जुड़ी है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए और देखिए, यह कक्षा कुछ अलग होगी। जरा पन्ने पलटकर पृष्ठ 8 पर किए बॉक्स में सुकरात के विषय में पढ़ें। मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे वह तरीका अच्छा लगा जिसमें उसने औरों के विचारों की असंगतियों को दिखाया। ये तो सच में अलग है। सुकरात कौन है? राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। मनुष्य दो मामले में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों से इतने मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वो जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है, अपने उन विचारों का झांसा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत के जरिए मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती है। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की जरूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता को अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्रमाणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषा को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसे दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषा कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाओं, सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समसामयिक राजनीतिक घटना को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीतिक और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। राजनीतिक क्या है? वाद विवाद संवाद। राजनीति क्या है? आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीतिक एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीतिक से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांव-पेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ चक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीतिक वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वह राजनेताओं को दल बदल करते हैं, झूठे वादे और बढ़े चढ़े दावे करते हैं, तो विभिन्न तबकों से तोड़ जोड़ करते हैं, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप से हिंसा पर उतारू होता देखते हैं, तो वह राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते हैं। इस तरह सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह राजनीतिक कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते हैं या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते हुए अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थ परकता को ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीतिक से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं, मुझे राजनीतिक में रुचि नहीं है या मैं राजनीतिक से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीतिक से निराश नहीं है, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यावसायिक और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आगे दिन
दिन राजनीति को कोसते रहता है। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। यह अलग बात है कि जैसे ही वह इस खेल में सम्मिलित होते हैं तो वैसे ही वह अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति के परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीतिक अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इससे निश्चित ही शामिल होना चाहिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की जरूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीतिक ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवा कोई और रास्ता ही नहीं है। राजनीतिक संगठन के सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज जिंदा नहीं रह सकता है। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है उसके लिए अपने सदस्यों की विविध जरूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, जनजाति और आर्थिक संस्था जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी है। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने की उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती है। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारें कैसे बनती है और कैसे कार्य करता है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। आओ अखबार बेचें। वह कौन सी मुद्दे हैं जो समाचारों के प्रमुख शीर्ष के रूप में छाए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है? लेकिन राजनीतिक सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती। दरअसल सरकारें जो भी करती है वो प्रासंगिक होता है क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करता है। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती है, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में डाल सकती है। अगर सत्तारूढ़ सरकार जाति और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाजार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत जरूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते हैं। बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते हैं। स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है। पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता है और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोजगार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे स्कूल में जाने और बेहतर रोजगार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है। हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए प्रचार अभियान चलाते हैं। हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। हम सरकार के नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपने सरकारों की राजी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों को गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा? हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्याय संगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अर्थव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल है जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल है। आओ कुछ करके सीखें। राजनीतिक हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है? अपने जीवन की एक दिन की घटना का विश्लेषण कीजिए। होता है कि
तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसका निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव है। जब जनता आपस में वार्तालाप करता है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और समान समस्या के समाधान में मदद करने का उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीतिक में संलग्न है। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमारे आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा, लेकिन अगर हम गहराई से गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों से जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों और निर्देशक किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान से प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते, जैसा कि अमेरिका और भारतीय संविधान में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुआ। इनका निर्माण विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ, जिन पर कौटिल्य और अरस्तू से लेकर जॉर्ज रूसी, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर तक के समस्त वाद विवाद होता आया। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तू ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितना कि स्वतंत्रता। हमारे देश में गांधी जी ने अपने पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप से प्रतिबंधित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान में आकर ग्रहण किया। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसे अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज है, अधिकारों का बांटना और ऐसे किसी भी राजनीतिक चिंतक के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए जिसका उल्लेख अध्याय में किया गया है 50 शब्द में। न्यायिक पुनरावलोकन जैसे नीतियां की सार्थकता की जांच करता है। इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्ति की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते थे। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों को छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित करता है। क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल प्रयोग में आया? मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपने पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते हैं। मीडिया या फिल्मों पर कोई भी सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। विद्यालय की वार्षिक उत्सव की योजना बनाते समय छात्राओं से सलाह ली जानी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसीलिए कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता है। संभव है कि कुछ लोगों को समाज के विशेषाधिकार प्राप्त हो, वही कुछ
दूसरे बुनियादी आवश्यकता तक ही वंचित हो। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हो, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी असक्षम है। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को निरंतर पुनः व्याख्या की जा रही है। इसकी एक वानगी तो यह है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकारों की गारंटी एक नई कानूनों द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है। इस क्रम में नई व्याख्या पैदा होती है। समय के साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुई है और उनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्या और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई है। तीसरे, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर की आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इससे आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपने नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी गई। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं अथवा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसीलिए जो इंटरनेट जन, अंग्रेजों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले नेटिजन कहा जाता है, सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वह भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का निगमन जरूरी मानते हैं। परिणाम स्वरूप यह प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी भी व्यक्ति को ईमेल में ताक झांक कर सकती है? कितना नियमन नियोजित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को यह कुछ स्वतंत्र नियामक को राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों को संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के बहुत कुछ है और इसीलिए यह बेहतर प्रासंगिक है। आओ कुछ करके देखें। विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं से कार्टून इकट्ठा कीजिए और इन कार्टूनों में कौन से मुद्दों को उठाया गया, यह कार्टून कौन सी राजनीतिक अवधारणाओं को रेखांकित करते हैं। प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वो समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपने पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। एक पुस्तक सुकरात और सिफिलस के बीच एक संवाद के प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सिफिलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमा और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करता है कि उनके वह विचार जिनमें वह जीते हैं थे चलने वाले नहीं हैं। राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है।
स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण है। राजनीतिक सिद्धांत ने बताया है कि आज़ादी या समानता और इसके विविध परिभाषा प्रस्तुत की है। गणित के विपरीत जहाँ त्रिभुज वर्ग सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय उनके परिभाषाओं से रूबहू होते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि समानता जैसे शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के वजह अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और उनसे तालमेल रखने की जरूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित समान अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम ऐसा करने वाले को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होता है। कई बार वो आगे निकल जाते और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसीलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं, हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष वार्तालाप नियोजित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सकों के पास इसलिए नहीं जा सकते हैं कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते हैं। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते या ईंट पाते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज के कुछ सदस्यों की बुनियादी जरूरतों भी पूरी नहीं हो। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हो और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हो। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनका अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्यक लड़कियों को स्कूल से इसीलिए हटा लिया जाता है। माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों के देखभाल करनी। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिकता शिक्षा पाने की अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चों और उसके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वो स्कूल जा सके। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल है। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं तो हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किया जाए। लेकिन जब हम बुनियादी जरूरतों भी पूरा नहीं कर पाते हैं तब समान अवसर मिलना पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों, रोजगार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि या समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनना चाहिए, जिसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेदार बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार हमारे पास समानता के अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ से शुरुआत की है जो स्वयं हमारे लिए, और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए लिया है
कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों को देखभाल करनी। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार, तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण बन जाता है। हाँ, परिणाम तो सही है, लेकिन क्या संगीतकार अपनी कला से मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बना सकता? असंभव है। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? या सामान्य शब्दों में, क्या सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा बना सकता है? निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, यह तो असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति हो, निश्चित रूप से लिया गया। हमने अर्थ की कई परतें खोली, हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणा के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाता है। वह विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष वार्तालाप की जरूरत होती है, ऐसा विशेष वार्तालाप कब तक और किस हद तक किया जाना चाहिए, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए। यह कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके ओर से मुख्तावित होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यवहारिक है। वे शिक्षा और रोजगार के बारे में सार्वजनिक नीतियां तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले में भी है। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोजमर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्यायों में विचार करेंगे। तब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का नहीं, वरना उसमें ठीक उलट एक अन्यायपूर्ण व्यक्ति का ही काम है। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफ़ी सत्य है, और जो किसी रोग से बचाव या रोकथाम में सर्वाधिक कुशल है वही उसे पैदा करने में भी सर्वाधिक सक्षम होता है। सच बात है। और जो शत्रु से जीत सकता है वही किले का सबसे अच्छा रक्षक होता है। निश्चित ही। तब जो किसी चीज़ का अच्छा रखवाला होता है वही अच्छा चोर भी होता है। हाँ, इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है। तब अगर न्यायपूर्ण व्यक्ति धन की रक्षा करने में अच्छा होता है तो वह गवर्न करने में भी अच्छा होता है। इस तर्क में भी यही निहित है। हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? हमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक सिद्धांत आदर्श हो सकते हैं, पर क्या हमें राजनीतिक सिद्धांतों के अध्ययन की भी जरूरत है? क्या यह राजनीतिक करने वाले राजनेता के लिए, या नीति बनाने वाले नौकरशाहों के लिए, या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है? नहीं। बेहतर तो यह होगा कि राजनीतिक सिद्धांत संविधान और कानून की व्याख्या करने वाले वकील या जज या उन कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को पढ़ना चाहिए जो शोषण का पर्दाफाश करते हैं और नए अधिकारों की मांग करते हैं। हमें आज़ादी या समानता का अर्थ जानने से क्या मिलेगा? पहली बात तो यह कि राजनीतिक सिद्धांत ऐसे सभी समूह के लिए प्रासंगिक है। छात्र के रूप में हम भविष्य के उपयुक्त पेशे में से किसी एक को चुन सकते हैं, और इसीलिए परोक्ष रूप से यह अभी भी हमारे लिए प्रासंगिक है। क्या हम गणित नहीं पढ़ते हैं, जबकि हमसे सभी गणितज्ञ या इंजीनियर नहीं बनेगा? क्या इसीलिए नहीं कि बुनियादी अंक गणित जीवन में समानता उपयोगी होता है? दूसरी बात यह है कि हम सभी मत देने और अन्य मसलों के फैसले करने के लिए अधिकार संपन्न नागरिक बनने जा रहे हैं। दायित्वपूर्ण कार्य निर्वाह के लिए उन राजनीतिक तब सभी न्यायपूर्ण व्यक्तियों को चोर बन जाने के बाद तुम यह तर्क दोगे कि जो अच्छे हैं वो हमारे मित्र हैं और जो बुरे हैं वो हमारे शत्रु हैं। हाँ,
पहले हमने सीधे सीधे कहा था कि अपने मित्रों के साथ भला करना और अपने शत्रुओं के साथ बुरा करना न्याय है। इसकी जगह हमें कहना चाहिए कि मित्र अच्छे हो तब उनके साथ अच्छा करना, और जब शत्रु बुरे हो तब उनके साथ बुरा करना न्याय है। हाँ, मुझे ये ठीक लगता है। लेकिन क्या किसी को भी चोट पहुंचाना न्यायपूर्ण होना चाहिए? निसंदेह जो दुष्ट और शत्रु हो उन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए। जब घोड़े घायल होते हैं तब उनकी स्थिति पहले से बेहतर होती है या बुरी पहले से बुरी होती है। कहने का मतलब है जब उनकी स्थिति बुरी होती है उनमें घोटक कम हो जाता है, स्वांतत्व नहीं, हाँ घोटक कम हो जाता है। विचार और संस्थाओं की बुनियादी जानकारी हमारे लिए मददगार होता है जो हमारी दुनिया को आकार देता है। सूचना परक समाज में यदि हमें ग्राम सभा की सहभागी होना है या वेबसाइट और मतदान पर अपनी राय पेश करनी है तो हमारा तर्कशील और जानकार होना निर्णायक होता है। यदि हम मनमाने तरीके से अपनी वीरता प्रकट करें तो हम ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन यदि हम विचारशील और परिपक्व हैं तो हम अपने झांसा हितों को गढ़ने और अपने व्यक्त करने के लिए नई माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। नागरिक के रूप में हम किसी संगीत कार्यक्रम के श्रोता जैसे होते हैं। हम गीत और लय की व्याख्या करने वाले मुख्य कलाकार नहीं होते, लेकिन हम कार्यक्रम तक क्या करते हैं, प्रस्तुतों का रसास्वादन करते हैं और नए अनुरोध करते हैं। क्या आपने गौर किया है कि संगीतकार तब बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें श्रोताओं के जानकार और कदरदान होने का पता रहता है? इसी तरह शिक्षित और सचेत नागरिक भी राजनीतिक करने वाले जनाभिमुख बना देते हैं। तीसरा बात यह है कि आज़ादी, समानता और धर्मनिरपेक्षता हमारे जीवन के अमूर्त मसले नहीं है। परिवार, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक केंद्रों आदि के तरह तरह के भेदभावों का हम प्रतिदिन सामना करते हैं। हम स्वयं भी अपने से भिन्न लोगों के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं, चाहे वह अलग जाति को हो या अलग धर्म के अथवा अलग लिंग या वर्ग के हैं। यदि हम उत्प्रेरित महसूस करते हैं तो हम पीड़ा का निवारण चाहते हैं, और यदि उसमें विलंब होता है और हम कुत्तों की स्थिति बुरी होती है, और जब कुत्तों की स्थिति बुरी होती है तब उनमें स्वांतत्व कम होता है, घोटत्व नहीं। हाँ बिल्कुल सही। और जब कोई मनुष्य घायल होता है तब उसमें मनुष्य तत्व कम होता है, निसंदेह, और वह मनुष्य तत्व न्याय निश्चित रूप से है। तब जो मनुष्य घायल हो जाता है वह निश्चित रूप से अन्याय बन जाता है। हाँ, परिणाम तो सही है, लेकिन क्या संगीतकार अपने कला में मनुष्य को संगीत से दूर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और क्या घुड़सवार अपनी कला से उसे एक बुरा घुड़सवार बना सकता है? बिल्कुल नहीं, असंभव। और क्या कोई न्यायपूर्ण व्यक्ति न्याय के द्वारा लोगों को अन्यायपूर्ण बना सकता है? बिल्कुल नहीं। तब हम महसूस करते हैं कि हिंसक क्रांति उचित है। यदि हम विशेष अधिकार संपन्न है तो हम सम्मान के लिए संघर्ष अपने नौकरों और नौकरानियों को उत्प्रेरण से भी इनकार करते हैं। कभी कभी हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे नौकर उसी व्यवहार के योग्य है जो उनके साथ हो रहा है। राजनीतिक सिद्धांत बस यही कहता है कि वह हमें राजनीतिक चीज़ों के बारे में अपने विचारों और भावनाओं का प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है। थोड़ी अधिक सतर्कता से देखने भर से हम अपने विचारों और भावनाओं को उदार होते जाते हैं, और अंत में छात्र के रूप में हम बहस और भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हमारी अपनी राय होती है तो है कि क्या सही और क्या गलत, क्या उचित और क्या अनुचित, पर हम यह नहीं जानते हैं कि वह तर्कसंगत है या नहीं। जब हम दूसरे से बहस करते हैं तब हम अपने विचारों का बचाव करने की जरूरत महसूस करते हैं और इसके लिए तर्क और युक्तियाँ तलाशते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं ताकि हम अपने विचारों को परिष्कृत कर सकें और सार्वजनिक हित के लिए सुविचारित तरीके से तर्क वितर्क कर सकें। तर्क संगत ढंग से बहस करने और प्रभावी तरीके से संप्रेषण करने जैसे कौशल वैश्विक सूचना व्यवस्था महत्वपूर्ण गुण से साबित होते हैं। या समान शब्दों में सद्गुण संपन्न व्यक्ति किसी को बुरा नहीं
बना सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं। और ना ही अच्छा व्यक्ति किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हाँ यह असंभव है। और न्यायपूर्ण व्यक्ति ही अच्छा व्यक्ति है, निश्चित रूप से। जब मित्र या किसी भी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना एक न्यायपूर्ण व्यक्ति का, वरना उलटकर अन्यायपूर्ण व्यक्ति ही काम करते। मेरा सोचना है कि सुकरात, तुम जो कह रहे हो वो काफ़ी सत्य है, काफ़ी सत्य है। तब अगर कोई आदमी कहता है कि न्याय ऋण चुकाने में है और अच्छे वह ऋण है जो मित्र जो मित्रों को चुकाने और शत्रुओं को चुकाने का कहना समझदारी नहीं है। क्या यह ऋण सत्य नहीं है? जैसा कि अस्पष्ट रूप से दिखाया जा चुका है, किसी भी चोट पहुंचाना किसी भी स्थिति को न्यायपूर्ण नहीं हो सकता है। पॉली मार्क्स ने कहा है कि मैं तुमसे सहमत हूँ। प्रश्नावली। हाय फ्रेंड, इससे पढ़ के हमको ये समझ में आता है कि हम समाज में कैसे रहें, कैसे समझें, किस तरह किससे बात करें, क्या करें, ये सब। धन्यवाद। फिर अगला चैप्टर को पढ़ाएंगे। आप लोग सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें प्लीज़।